चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? मस्त हैं। चलिए, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। चलिए, आज हम लोग क्या हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज क्या है हमारे बीच? हिस्ट्री। ओके, क्या है? हिस्ट्री। दिख रहा है यहाँ? हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? नहीं दिख रहा है? चलिए, कोई बात नहीं, बोल रहे हैं ना, आज हिस्ट्री है, पता है ना सबको। चलिए, बहुत अच्छा, अगर पता है तो। आज हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले? वैदिक सभ्यता। क्या वैदिक सभ्यता चल रहा था? वैदिक सभ्यता की बात किया जाए, क्या वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, क्या हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता को हम लोग कितने दो भागों में बांटे थे? याद है कुछ? ये स्मरण है? तो कहिएगा ये सर हमको तो याद है। क्या वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटे थे? वो पहला भाग क्या था? एक था ऋग्वैदिक काल। क्या? ऋग्वैदिक काल। इसी को पूर्व काल कहते, पूर्व ऋग्वैदिक काल। इसको क्या? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। दिख रहा? इसका काल निर्धारण कितना किए थे? याद है? जल्दी कीजिए कमेंट। 1500 बीसी से कितना? 600 बीसी किए थे ना। अगर ऋग्वैदिक काल की काल निर्धारण कितना किए थे? 1500 बीसी से लेकर कितना? 1000 बीसी। उत्तर वैदिक का कितना किए थे? यहां दिख रहा है सबको? यहीं कर देते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक का कितना किए थे? 1000 बीसी से 1000 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व से 600 बीसी, ठीक है। आपको बताए थे कि कभी 500 बीसी से 1500 बीसी से कितना? 500 बीसी देता है। अगर ऑप्शन में 600 बीसी ना रहे तो कितना? 500 बीसी मारना है आपको। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या सामाजिक जीवन देख लिए हैं। कौन सा जीवन? सामाजिक जीवन देख लिए हैं, ठीक है। आपको बताए थे जो ऋग्वैदिक काल अभी पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या सामाजिक जीवन देखे थे। दूसरा क्या था? आर्थिक जीवन। तीसरा क्या था? राजनैतिक जीवन। राजनीतिक जीवन। चौथा क्या था? धार्मिक जीवन। क्या इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? बांटकर एक एक क्या कर रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। इतना तो हम लोग जानते हैं कि सामाजिक जीवन यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था उसका सामाजिक जीवन यानी कि वहां के लोगों का सामाजिक जीवन कैसे थे, वो कैसे रहते थे, उनकी समाज किस तरह से बटा था। जैसे आज भी हमारे समाज क्या जाति, आपके गांव में कितना 1 से 2 जाति भी रहते हैं कि नहीं? सभी जाति के लोग रहते, किसी किसी गांव में एक जाति के लोग रहते। चलिए, सभी को जय हिंद, ठीक है। चलिए, राकेश गोलू सबको जय हिंद। आइए इधर देखते हैं। पहले राजनीतिक जीवन था, फिर आर्थिक जीवन। अरे भाई, कान इधर से छुओ चाहे इधर से छुओ, ठीक तो है ना? छुआएगा कान ही ने। पहले राजनीतिक जीवन पढ़ाइए सर। अच्छा चलो ठीक है, क्या करते हैं? पहले राजनीतिक जीवन पढ़ाते हैं। लो भाई, मिटा दिए, खुश। राजनीतिक जीवन ये हो गया। क्या? इसको कर देते हैं आर्थिक जीवन, ठीक है। चलिए, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो ये है क्या कि राजनैतिक जीवन, ठीक है। यानी कि सिंधु सभ्यता में जैसे हमारे समाज में भी आज क्या है? शासन कर रहा है। जैसे कि हमारे अगर बात किया जाए कि हमारे देश में शासन कौन कर रहा है, तो सरकार के द्वारा यानी कि प्रशासन के द्वारा क्या शासन हो रहा था। तो राजनीतिक जीवन के मेन रूप से इसी के बारे में पढ़ना है कि आखिर उन लोगों के बीच क्या शासन कौन कर रहा, उन पे अधिकार कौन रख रहा था। जैसे आज भी हमारे बीच क्या है? प्रशासन है, डीएम है, एसपी है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हमारे ऊपर है ना। कोई भी हम गलत काम करते हैं तो क्या करता है? हमें पुलिस पकड़ कर ले चल जाता है। तो हमारे ऊपर क्या शासन है ना, सरकार का। तो कहिएगा ये सर हमारे ऊपर क्या सरकार का शासन है। तो जो वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल में 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में के जो लोग थे उन लोगों पर आखिर शासन किसका था?
इसी को आज हम लोग क्या राजनीतिक जीवन के तहत क्या करेंगे, विस्तार रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो पूरे सेशन में बने रहिए और लाइक कीजिए, ठीक है सेशन को। चलिए अगर बात किया जाए कि आज भी हमारे समाज आज भी हमारे समाज जो, जैसे मान लिया जाए कि ये क्या है, भारत है, एक फिगर आपके सामने डिनोट करते हैं, ठीक है, क्या भारत बन रहा है, छोड़ दिया ना मैं ढेर दिन से, मानिएगा ये क्या है, भारत है, ओके। क्या है भारत, तो भारत में भी आज कितने बहुत सारे राज्य हैं, कितना 28 राज्य है, राज्य की संख्या कितनी है 28 है, कहिएगा ये सर। बस जो ऋग्वैदिक समाज था इनमें भी कई राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन राज्य ना होकर कबीला, क्या कबलाई व्यवस्था, यानी कि इसमें राज्य नहीं, यानी कि पूरे भारत में जिस तरह अभी 28 राज्य बटा हुआ था, ऋग्वैदिक काल यानी कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच क्या कबीला था, क्या कबीलाई, कबीलाई, यानी कि देखिए यहां लिखते हैं, ठीक है, कबीलाई व्यवस्था था, दिख रहा है क्या, कबीलाई व्यवस्था, यानी कि कबीला में, यानी कि एक झुंड में रहते थे। जैसे मान लीजिए भारत में भी 28 राज्य है, क्या 28 राज्य, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ बिहार हो गया, फिर झारखंड, फिर यहाँ उड़ीसा हो गया, फिर पंजाब हो गया, है कि नहीं, इस तरह से कितना 28 राज्य है। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल का जो समय है, उस समय कबीला यानी छोटे छोटे लोग, जैसे यहाँ पर कुछ लोग रहे, फिर कुछ लोग यहाँ पर रहे, अब कुछ लोग यहाँ पर रहे, कुछ लोग यहाँ, तो इस तरह से क्या कबीला में बटा हुआ था, छोटे छोटे झुंड की तरह क्या कबीला था। और ये अस्थाई नहीं, आज यहाँ है, आज मान लो कहाँ है बिहार में, तो कल कहाँ चल जाएगा झारखंड, परसों कहाँ चल जाएगा, तो इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह कभी नहीं रहते थे। तो इस तरह से क्या कबीला में बटा हुआ था, और कई कबीला था, ऐसे नहीं, ऋग्वैदिक काल में ये आपको चर्चा मिलेगा कि इनका 5 कबीला था, कितना 5 कबीला में बटा हुआ था, अनु, द्रुह, पूर्वस्य, तुर्वस्य, यदु, देखिए कौन, अनु दिख रहा है यहां, अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस, और एक है यदु। तो इन 5 कबीलों में क्या था, बटा हुआ था। ऋग्वेद में इन 5 कबीलों को क्या चर्चा मिलेगा, अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस्य और यदु। इन 5 कबीलों में क्या था, जो आर्य लोग थे, ऋग्वैदिक काल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हमें जानकारी इससे क्यों मिलता है, आर्य की। तो जो आर्य थे ये कितने 5 कबीला में बटे थे, स्टार्टिंग में 5 कबीला, और ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है कि इन जो 5 कबीला था सभी में 100 आदमी से ज्यादा नहीं हुआ करता। जैसे अभी आपका गांव है तो आपके गांव में 1000 आदमी होंगे, 2000 होंगे, 5000 हो, कोई छोटा गांव कोई बड़ा गांव होता है। लेकिन जो अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस, यदु, ये जो कबीला थे, जो ऋग्वैदिक काल का जो लोग थे, वो एक कबीला यानी कि एक साथ कितने 100 लोग से ज्यादा नहीं रहते थे। अनुमानित कितना है, 100 लोग के ही कबीला था। ऐसे ऐसे कितने ऋग्वेद में 5 कबीला का क्या है, चर्चा है। इतना आप लोग को समझ में आया, कहिएगा ये सर, इतना तो समझ में आ गया कि जो आर्य थे वो क्या 5 कबीला में थे। तो इन्हीं आर्यों को पचजन कहा गया, क्या पचजन, यानी कि ये 5 कबीला में बटा हुआ था, इसीलिए इसे क्या पचजन कहा गया, क्या पचजन, दिख रहा है सबको, पचजन कहा गया। किसको कहा गया, आर्य को, ना कि इन 5 कबीलों में। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको अटकाएगा कैसे, कहेगा कि पचजन में किसकी चर्चा है, तो आर्य की है, ना कि कबीला की है, ना कि कबीला की है। समझ में आ रहा है। और कबीला का जो राजा होता था उसे गोप कहा जाता है। कबीला का जो राजा होता था, जैसे मान लीजिए, इससे पहले हम सामाजिक जीवन में आपको बताए थे, जो आपके घर का मुखिया, यानी कि आपके घर का मुखिया कौन होता था, कुल, क्या कुल, जिसको कुलपत बोला जाता, यानी कि आपके पिता होते थे, क्या
कुलप यानी कि आपके क्या होते थे, पिता आपके घर के क्या होते थे, मुखिया। उसी तरह इन कबीला का क्या, इन कबीला का जो राजा होता था उसे गोप कहा जाता था। कबीला के राजा को क्या कहा जाता था, गोप। क्या, गोप। गोप, ये राजा के लिए कहा, ऋग्वेद में ये उच्चारण आया कि राजा को क्या, गोप कहा जाता था। कौन सा नाम से, गोप। जैसे आज भी हमारे देश में क्या है, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को क्या कोई नाम है, नरेंद्र मोदी, है कि नहीं। क्या है, आज हमारे वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री है। अगर बात किया जाए राज्य की, तो राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का क्या नाम है, अभी वर्तमान में जो हमारे बिहार का मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उनका, तो कहिएगा नीतीश कुमार। तो उसी तरह जो कबीला होता था वो राजा कबीला में हुआ करता था, उस राजा को गोप शब्द कहा, ऋग्वेद में आया। कहा, ऋग्वेद में उसके लिए गोप शब्द आया, गोप शब्द। ठीक है, कहिएगा ये तो सही है बात, कि ये इतना हम समझ गए सर। अब आगे बढ़िए, अगर आगे आपको बात किया जाए तो शासन व्यवस्था भी करने के लिए क्या हमारे बीच राज्य का गठन हुआ है, समझ में आ रहा है नहीं। जैसे देखिए हमारे बीच क्या है, ये राज्य है, 28 राज्य है। क्या, 28 राज्य है, यानी कि यहाँ दिल्ली में क्या है, केंद्र है हमारा। दिल्ली में क्या केंद्र है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के नीचे क्या होता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के नीचे कौन आता है, डीएम, एसपी, ये सब आता है। उसके नीचे क्या होता है, मुखिया। मुखिया के नीचे क्या होता है, वार्ड। इस तरह वार्ड के नीचे क्या होता है, पूरे गांव के लोग होते हैं। बस उसी तरह जो ऋग्वैदिक समाज था, ये भी पांच स्टेप में, यानी 5 प्रकार से क्या शासन किया जाता था। जिस तरह देखिए 5 प्रकार के क्या शासन किया जाता था, इसके माध्यम से देखिए 1 2 3 4 1 5। सबसे छोटा होता था कुल। क्या, सबसे छोटा कुल, दिख रहा है इतना, यस सर दिख रहा है। सबसे छोटा क्या होता था, कुल। क्या, कुल। उसके बाद क्या होता था, ग्राम। ग्राम होता था। उसके बाद क्या होता था, विश्व। विश्व के बाद क्या होता था, जन। जन के बाद क्या होता था, राष्ट्र, है कि नहीं। इस तरह से यानी कि 5 स्टेप में बटा हुआ था। जैसे अगर मान लीजिए आपके गांव में, अगर आपके गांव में किसी आदमी से, आपके गांव में किसी आदमी से अगर प्रधानमंत्री बात करना चाहे तो बात कर लेगा कि नहीं। पहले प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री को फोन लगाएगा। मुख्यमंत्री क्या, आपके जो एरिया के डीएम होंगे उसके पास फोन लगाएगा। अब डीएम की करेगा, मुखिया के पास फोन लगाएगा। अब मुखिया की करेगा, वार्ड जो आपका वार्ड मेंबर है उसके पास फोन लगाएगा। अब फिर वार्ड मेंबर आपसे बात करा देगा, किसको, प्रधानमंत्री को। देखिए तो कितना इजी है शासन करना। प्रधानमंत्री का तुरंत बात हो गया। बस इसी को लेते हुए जो राष्ट्र होता था, जन, विश्व, ग्राम और कुल, इसमें से सबसे ज्यादा ऋग्वेद में अगर चर्चा है तो ग्राम की। कितना, 275 बार ग्राम शब्द ऋग्वेद में 275 बार आया है। और विश्व शब्द 170 बार आया है। कितना, 170 बार ऋग्वेद में क्या उच्चारण है, किसका, विश्व का। कितना, 170 बार। और जन का क्या, 275 बार। इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो ये कबीला थे, ये कबीला में जन राष्ट्र का क्या था, प्रतिनिधित्व, यानी कि जन कहा जाता था। इन कबीलाओं को क्या, जन के नाम से क्या शासन किया जाता था। क्या, जन के नामों से इन कबीलाओं में क्या किया जाता था, शासन किया जाता था, है कि नहीं। जैसे अभी हमारे वर्तमान में क्या है, राष्ट्र। सबसे ऊपर क्या है, राष्ट्र। कहते हैं कि हमारा राष्ट्र यानी कि हमारा भारत सबसे पहले। उसी तरह पहले जो ऋग्वैदिक काल था, यानी कि 1500 BC से लेके 1000 BC, उसमें जन सबसे ऊपर था। क्या, जन ऊपर था। इसीलिए इसे 275 बार ऋग्वेद में क्या इसकी उच्चारण है। जैसे मान लीजिए आप जिसको ज्यादा पसंद करते हैं, आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, है कि नहीं। आपके पास तो बहुत सारा गर्लफ्रेंड होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से बात करते हैं, लेकिन आपके लिए उसमें क्या एक स्पेशल होगी। उसके बारे में आप ज्यादा सोचते होंगे, उसके बारे में आप ज्यादा ख्याल रखते थे, खाई कि नहीं खाई, हेलो बेबी कहाँ है, नहीं है कि नहीं। उसी तरह आप जिसके बारे में ज्यादा मतलब सोचते हैं उसी के बारे में ज्यादा लिखिएगा, है कि नहीं। तो ऋग्वेद में यही कहा गया है, जो ये आर्य थे वो जन के बारे में ज्यादा सोचते थे, यानी कि जन प्रशासन इनके बीच प्रचलित था। इसलिए ज्यादा क्या हुआ, जन शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित, यानी इसके बारे में क्या चर्चा हुआ।
उसके बाद क्या 20। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जन शब्द को ऋग्वेद में कितने बार प्रकाश उत्सर्जन या फिर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कितना 275 बार, और 20 कितना 270 बार। ठीक है, इतना समझ में आया? कहिएगा ठीक है सर। अगर ये राष्ट्र है, क्या ये राष्ट्र, तो ये राष्ट्र तो बाद में, बहुत बाद में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या राष्ट्र शब्द का उजागर हो गया। उत्तर वैदिक काल जब आपको हम पढ़ाएंगे तो वहां अथर्ववेद में राष्ट्र शब्द आया है, और वो भी क्या अंग, बज्जी और क्या चंपा, ये 3 राष्ट्र की क्या है ऋग्वैदिक काल में जब आपको पढ़ाएंगे उस समय क्या राष्ट्र सबसे पहले क्या शब्द का उत्पत्ति हुआ, यानी कि प्रयोग हुआ है वास्तविक रूप से। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लीन कर दे, यहाँ पर इसको क्लीन कर दे। ठीक है, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि जो शासन होता था, ज्यादा गाढ़ा हो गया ये, दूसरा वाला लाओ। सबको दिख रहा है? मन लगा के पढ़िए। ठीक है, थोड़ा ज्यादा फास्ट चल रहे हैं सर, स्लो चलिए। अच्छा स्लो चले, चलिए ठीक है, स्लो ही पढ़ाते हैं, स्लो चलिए। बात करने का दें कि 1 घंटा जरा बात कीजिएगा, 2 घंटा मत कीजिए, तो ना काहे मानेंगे। 2 घंटा नहीं 4 घंटा बात करेंगे, है कि नहीं। देखिए अब हम थोड़ा ये देखना चाहेंगे, आपको बताना कि जो यहाँ का समाज है, जैसे आज हमारे भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में भी क्या होता है, भारत को चलाने के लिए कैसे चलाना है, नहीं चलाना है, इसके लिए क्या समिति सभा करते हैं, है कि नहीं, और ये निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश पर कोई देश अटैक कर दिया, ठीक है, तो हम क्या इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। बस ऋग्वैदिक काल में भी बात किया जाए ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में भी इस तरह से सभा किया जाता था। और सभा क्या, राजा को क्या मतलब राजा की बात किया जाए तो राजा को परमादेश यानी कि कुछ उद्देश्य दिया जाता था, और राजा को कहा जाता था कि आप ऐसे नहीं करके ऐसे कीजिए, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अभी राष्ट्र में हमारे ऊपर क्या पाकिस्तान ने हमला कर दिया या फिर चीन ने हमला कर दिया, तो हमारे राष्ट्रपति तुरंत क्या बुलाएंगे, सभा बुलाएंगे, और उसको निर्णय लेगा क्या करना है नहीं करना है लड़ाई के वक्त। तो ऋग्वैदिक काल में भी क्या लड़ाई हुआ करता था, और किस कारण होता था, सबसे ज्यादा लड़ाई जो आर्य लड़े हैं वो गाय के लिए, क्या गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल में गाय का महत्व बहुत अधिक था, गाय के लिए लोग मार देते थे, काट देते थे। जिस तरह आज भी हमारे बीच क्या पैसा सोना चांदी का महत्व अधिक है, उसी तरह गाय का भी ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्व था। और गाय के लिए क्या करते थे, यार लड़ा करते थे। गाय के लिए अगर बात किया जाए गाय के, तो गाय के लिए कई शब्द आया है, जैसे सत्यदय, क्या सत्य, देखिएगा सत्यदय, सत्यदय आया है। और सत्यदय की बात किया जाए, और कौन सा गविष्टि आया है, गविष्टि, सत्यदय, गविष्टि, अधनय, अधन्य। गाय के लिए इन शब्दों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, कहा ऋग्वेद में, कौन सा, सत्यदय, गविष्टि और अधनय। यानी कि गाय इतना महत्व था। अगर सत्यदय की बात किया जाए तो सत्यदय का मतलब होता है ऋग्वैदिक काल में, ये ऋग्वेद में उल्लेख है, यानी कि इन शब्दों का क्या प्रयोग किया गया, सत्यदय शब्द। इसके थ्रू अगर आप किसी आदमी को मार देते हैं तो राजा को 100 गाय दे के क्या माफीनामा ले सकते थे, क्या माफीनामा ले सकते थे। यानी कि एक आदमी के जान, क्या एक आदमी का जान, क्या जान 100 गाय के बराबर है, 100 गाय के बराबर। समझ रहे हैं। अगर आप किसी आदमी की हत्या कर देते हैं तो राजा को 100 गाय दीजिए और आप क्या माफीनामा ले सकते थे। सोचिए, यानी कि गाय के लिए आर्य बहुत लड़े हैं, क्या बहुत आर्य लोग लड़े हैं।
तो इसके लिए शब्द आया सत्यदय, यानी कि एक आदमी के जान के बदले 100 गाय राजा को देकर माफीनामा ले सकते। जैसे एक आदमी को मारिए कि आप जान मार दिए, ठीक है, तो राजा को क्या दीजिएगा, 100 गाय देते और राजा से क्या माफीनामा ले सकते थे। अगर ऐसे अभी हो क्या अच्छा 100 गाय, रुको 1 लाख रुपया लगेगा 100 गाय में, है कि ना, मार ठाए किसी आदमी को अभी मार सकते, तो अभी ये पॉसिबल है? कहिएगा नहीं सर अभी कैसे पॉसिबल है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा था कि आप एक आदमी को मार देते तो आप 100 गाय देकर क्या माफीनामा ले सकते। गविष्टि, गविष्टि का अर्थ होता है ना, गविष्टि का अर्थ होता है कि अगर आप क्या, अगर आप किसी गाय की हत्या कर देते हैं, गाय की हत्या कर देते हैं, तो आपको मृत्यु दंड, क्या मृत्यु दंड राजा देगा सजा का। राजा जो कबीला का राजा होता था, अगर कोई भी कबीला में अगर कोई गाय की हत्या कर देता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, समझ रहे हैं, मृत्यु दंड, यानी कि आपको मृत्यु दंड की सजा हो सकता था या फिर देश से निकाल दिया जाता था, देश से निकाल दिया जाता। सोच लिए गाय का कितना महत्व था, गाय के इतना महत्व था कि अगर आप किसी गाय की हत्या कर देते हैं या फिर गाय को मार देते हैं तो आपको मृत्यु दंड हो जाता था। ये शब्द किसके लिए, गविष्टि शब्द के लिए, गविष्टि शब्द का, यानी कि एक गाय को अगर मार देते हैं तो ऋग्वैदिक काल में तो आपके उस देश यानी कि कबीला से आपको निकाल दिया जाएगा या फिर आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। आधन्य यानी कि ना मारे जाने वाला है, आधन्य क्या क्या होता है, ना मारे जाने वाला योग, ना मारे जाने वाला पशु। अधन्य का मतलब क्या होता है, यानी कि ना मारे जाने वाला पशु, गाय को ना मारे जाने वाला पशु है, यानी कि आप गाय को नहीं मार सकते, गाय को नहीं मार सकते, इसीलिए अधन्य का क्या हुआ, अधन्य शब्द ऋग्वेद में उपयोग किया गया है, किसके लिए, गाय के लिए। तो सोचिए गाय इतना महत्व रखता था और गाय के लिए पुरुष नहीं दूता था, महिला यानी कि पुत्री दूता था। जो ऋग्वैदिक काल था 1000 BC से कितना 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में जो समय काल था, उस समय गाय को क्या पुत्री दूती थी, यानी कि आपकी अगर ऋग्वैदिक काल में अगर बात किया जाए तो आपकी जो बेटी होता था वो गाय को दुहा जाता था, इसलिए पुत्री को दुहिता शब्द कहा गया। क्या दुहिता, क्या दुहिता, दुहिता शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, प्रयोग किसके लिए, पुत्री के लिए, यानी कि जो गाय था वो क्या पुत्री, यानी कि पुत्र ना दोकर कौन पुत्री दूती थी, बेटी उसको दूती, यानी कि गाय का जो दूध निकालता है वो पुरुष नहीं महिला निकालती थी। कब, ऋग्वैदिक काल में। आज भी हमारे समाज में देखते हैं, अगर आप गांव से कभी बिलोंग किए हैं या फिर कभी गए हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो गाय होता है वो ज्यादातर आज भी हमारे घर में क्या महिला उसके क्या निकालता है, दूध निकालता है, गाय से निकालता है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये परिवर्तन होते आ रहा है और हमारे जनरेशन में क्या होता है, वो विलुप्त तो होते जाता है। आज भी कितना, अब तो पुरुष भी निकालता है, गाय का दूध निकालता है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था तो जो गाय था वो ये निश्चित था कि पुत्री ही दुहेगी, क्या पुत्री ही दुहेगी, पुत्र नहीं दू सकता, इसलिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए, तो पुत्री के लिए। मान लीजिए आज आप अगर बात कर रहे, पहले अगर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना होता तो क्या चिट्ठी लिखते थे, अच्छा यहाँ मिलने आना है, पूरा दम लिख उख के आ दे दिए। लेकिन अब क्या, एक बार टिपे, हेलो कहाँ, यहाँ मिलना है, आ जाइए ना, है कि नहीं। तो ये क्या है, जनरेशन का परिवर्तन है। आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा पुरानी चीजों को भूलते जाइएगा, है कि नहीं। तो आप इस बात को समझे, इतना समझ में आ गया। ये सर अगर गाय इतना महत्व था, अगर गाय की इतना महत्व था तो गाय का चोरी भी होता होगा। आज जिस चीज का ज्यादा महत्व है उस चीज का चोरी भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए सोना चांदी क्या है, महंगा है, तो सोना चांदी चोराता है लोग। तो गाय को भी पहले क्या किया जाता था, चोरी किया जाता था। अब चोरी कौन करता था, तो गाय के चोरी करने वाला पन्नी, क्या पन्नी नामक व्यापारी था, क्या व्यापारी, यानी कि जो पन्नी नामक का व्यापारी था वो गाय का क्या करता था, चोरी करता था, गाय को क्या करता था, चोरी।
चोरी करता था। कौन? पन्नी नामक व्यापारी गाय का चोरी किया करता था। जो चीज का महत्व रहेगा वो चीज को क्या लोग चुराएंगे, है कि नहीं, पैसा उससे भी ये चोरी करता था। तो यहाँ एक बात ये जान लीजिए कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय का जो व्यापार था, विनिमय, वस्तु विनिमय, क्या वस्तु विनिमय प्रक्रिया से क्या होता था, व्यापार होता था। ये आपको हम कहा आर्थिक जीवन के समय, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन जब पढ़ाएंगे आपको तो ये बात डिफरेंट से बताएंगे। क्या? वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु लेकर दूसरे वस्तु ले लेना, जैसे बदला बदली। गांव में देखे हैं, अभी आम के दिन आ रहा है तो आम आएगा बेचल, कहेगा ले आम के बदले 1 केजी, आम के बदले 1 केजी क्या चावल दीजिएगा, 1 केजी आम देगा, है कि नहीं। यानी कि चावल के बराबर आम लीजिए, क्या चिल्लाते आता है ना, ले चावल के बदले क्या आम, जितना चावल दीजिए उतना आम ले जाए। तो ये कौन सा प्रक्रिया हो गया, वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु देना और दूसरे वस्तु ले लेना। तो जो यहाँ का व्यापारी होता था, वस्तु विनिमय प्रक्रिया, यानी कि अगर किसी से कोई वस्तु लेना है तो एक गाय देता था, उसके बदले में क्या वस्तु ले लेता था। तो वस्तु विनिमय प्रक्रिया होता था। इन्हीं यानी कि जो इन गाय है इसको बचाने के लिए राजा क्या करता था, गुप्तचर रखता था और क्या सभा समिति करता था। क्या? सभा समिति। तो देखिए जो इस समय का राजा था, क्या राजा, वो क्या पहले क्या सभा करता था, समिति करता था, क्या सभा समिति, विद्वत, फिर हो जाता है गण। इन 4 प्रकार के क्या संगठन हुआ करता था। इन 4 प्रकार का क्या संगठन हुआ करता था। सभा में श्रेष्ठ लोग जाया करता था। सभा में क्या श्रेष्ठ लोग, यानी कि राजा महाराजा था वो क्या सभा किया करता था। सभा में कौन लोग जाता था, श्रेष्ठ, जो बड़े बड़े लोग थे वो सभा करते थे, यानी कि श्रेष्ठ, क्या श्रेष्ठ क्या करते थे, सभा करते थे। राजा मंत्री ये सब क्या सभा करते थे। अगर समिति की बात किया जाए तो ये आम लोगों के क्या आम जन, यानी कि आम जन का क्या था, संगठन था। क्या था, संगठन। आम लोग का क्या था, संगठन था। विद्वत ये सबसे प्राचीन था। विद्वत जो था ये प्राचीन था, प्राचीन संगठन था, गण ये भी क्या था, प्राचीन था। जो विद्वत है, यहां देखिए विद्वत की बात किया जाए तो ऋग्वेद में विद्वत का 122 बार चर्चा है। कितना? 122 बार चर्चा है। कितना? 122 बार। विद्वत जो संग, देखिए इसको ऐसे समझ, सभा क्या होता था, श्रेष्ठ लोग, यानी कि सभा में जो आदमी रहते थे श्रेष्ठ, यानी कि मंत्री, विधायक, ये सब आज के बात किया जाए तो मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, डीएम, ये सब क्या आज के क्या करते हैं, सभा करते हैं, है कि नहीं। कोई घटना हो गया तो उसके लिए क्या निर्णय लगाते हैं, इन लोग निकालते हैं, आमजन। उसी तरह जो सभा होता था राजा महाराजा मंत्री किया करता था, और समिति था ये आम जनता के लिए थे। क्या आम जनता, इसमें जैसे कहते हैं ना, चलो पंचायत समिति में बुलाहट है, होता है ना गांव में, पंचायत समिति में क्या है, मीटिंग है कि नहीं। तो पंचायत क्या आम लोग क्या करता था, यानी कि जो ग्रामीण लोग था वो क्या समिति में बुलाया करता था और छोटे छोटे निर्णय लिया जाता था कि गांव में क्या करना है, नहीं करना है कि नहीं। कोई लड़ाई हो जाता था गांव में तो क्या समिति में आप लोग क्या बैठ के एक जगह सुलझा लेते थे। जैसे आज भी अगर गांव में लड़ाई झगड़ा होता है तो मुखिया को बुलाते हैं, पंचायत भवन या फिर स्कूल या फिर किसी मंदिर के पास क्या करते हैं, बैठ के अपने में क्या चर्चा करते हैं। तो ऐसे लोग समिति था। विद्वत यानी कि सबसे प्राचीन की बात किया जाए तो विद्वत संगठन सबसे प्राचीन था। कितना? 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ? ऋग्वेद में। कितना? 122 बार। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा संगठन सबसे पुराना था तो क्या विद्वत। फिर गण की भी चर्चा है, ये भी पुराना था लेकिन इसका अभी कोई महत्व नहीं था। ऋग्वेद में कहीं कहीं इसका उच्चारण मिलता है, लेकिन विद्वत का सबसे पुराना और प्राचीन क्या था। तो इतना आपको समझ में आया। तो ये क्या था, ये राजनीतिक जीवन, यानी कि जो आर्य लोग थे ये इस तरह से क्या अधिकार करते थे। अच्छा ये बात यहाँ जान लीजिए, अगर संगठन बनाया, अगर गाय की चोरी करता तो इसके रक्षा के लिए पैसा भी चाहिए कि नहीं। आज हमारे साथ क्या देश से लड़ाई होता है तो पैसा देते, क्या पैसा होना चाहिए, सैनिक को वेतन देना, बम बारूद बनाना, ये सब पैसा
उसी तरह अगर बात किया जाए कि जो ऋग्वैदिक काल था, ये मूल रूप से गाय के संरक्षण, क्या गाय के संरक्षण और जमीन के संरक्षण के लिए क्या आर्य लोग लड़ा करते थे, आर्य लोग लड़ा करते थे। इसके लिए पैसा राजा, क्या आज हम जिस तरह से जीएसटी भरते हैं सरकार को, क्या जीएसटी भरते हैं ना, तो उसी तरह जो वहां के प्रजा था वो स्वेच्छा रूप क्या अपने मर्जी के अनुसार क्या राजा को कुछ पैसा देता था, उसे बलि कर कहा जाता है। क्या बलि कर, यानी कि बलि क्या बलि, बलि क्या एक प्रकार का कर है जो कि जनता क्या स्वेच्छा से देता था, क्या स्वेच्छा अपने मर्जी से देता था। देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, यानी कि जो स्वेच्छा से दिया गया धन है उसे क्या ऋग्वेद में बलि कर की चर्चा है। तो आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा कर की चर्चा ऋग्वेद में किया गया है, तो कौन सा बलि। और बलि एक ऐसा कर था जो राजा को स्वेच्छा पूर्वक, ना राजा क्या करता था, ना राजा किसी से मांगता था, राजा ना किसी से मांगता था और ना ही ये कहता था कि ये कर देना आवश्यक है, ये कर आवश्यक है, आपको मन है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आपको पढ़ाएंगे तो उस समय का जो राजा होगा वो बलजोबरी जनता से क्या करता था, पैसा लेता था, कर नहीं दीजिएगा तो आप पर जुर्माना लगेगा। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है 1000 कितना 1500 बीसी से 1000 बीच का जो काल है, वो जनता को आपका मर्जी है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। ये कर इसलिए दिया जाता था ताकि संरक्षण, यानी कि कबीला का संरक्षण करे, कबीला का क्या देखभाल राजा करे, इसलिए ये कर दिया करता था। कौन देता था, तो जनता दिया जाता है। इसे गौपत्य जनस्य शब्द आया है इसके लिए, यानी कि कबीला के जो संरक्षक थे, संरक्षण करते उसे गौपत, क्या गौपत जनस्य, यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए फिर से लिखते हैं, गौपत जनस्य, यानी कि गौपत जनस्य कबीला का संरक्षक, कबीला के संरक्षक, कबीला के संरक्षक के लिए कौन सा शब्द ऋग्वेद में प्रयोग किया गया, गौपत जनस्य, यानी कि गौपत जनस्य या है, ठीक है, गौपत जनस्य। कबीला के संरक्षक को क्या कहते हैं, गौपत जनस्य, यानी कि कबीला के संरक्षक हेतु कौन सा कर दिया करते थे, तो बलि कर, जो कि जनता अपने स्वेच्छा से जितना देना है उतना राजा को अपने मन के मुताबिक देता था। तो ये इसका क्या रहा, राजनैतिक जीवन, क्या राजनैतिक जीवन। कल क्या हम लोग आर्थिक जीवन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाकी सब ठीक है, रोहित, गोलू, प्रियंका ठीक है, चलिए लव यू, सभी को लव यू, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। समझ में आया सभी को, ये सर समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यूट्यूब पर ब्राइट वे आर्यन सर पर प्रतिदिन एक क्लास चलता है, एप्लीकेशन पर 3 क्लास चलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये यूट्यूब पर हर दिन एक क्लास चलेगा, ठीक है, एक क्लास हर दिन डलाएगा। और कोई क्वेश्चन, चलिए, हाँ, ब्राइट वे आर्यन सर, BRIGHT, क्या ब्राइट वे आर्यन सर, देखिए यहां लिखते हैं, देखिए ब्राइट वे BRIGHT WA आर्यन सर, ARYAN सर, SIR। इस चैनल पर यूट्यूब पर हर दिन यूट्यूब पर एक क्लास डलाएगा, ठीक है। कितना, एक क्लास। आज हिस्ट्री, क्या आज हिस्ट्री पढ़े तो कल क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले ज्योग्राफी पढ़े थे। चलिए मिलेंगे, अब लव यू अगले क्लास में। जय हिंद।